In this video, we are going to cover the commentary on the preface of Hegel's Phenomenology of Spirit by Richard Short. The preface of Hegel's Phenomenology of Spirit is considered Hegel's most important and at the same time most difficult of all his works. It is said that whoever has understood the preface of Hegel's Phenomenology has understood Hegel. This shows how important it is to understand this preface of Hegel's Phenomenology of Spirit to understand Hegel. Richard Short, on his commentary on the preface of Hegel's Phenomenology of Spirit, starts with the nature, what is the true nature of the truth in which it resides or in which it exists in. मतलब ट्रुथ जो है इसेंशियल नेचर ऑफ थिंग्स जो है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. तो यहाँ से शुरुआत करते हैं शॉर्ट अपनी कमेंट्री में. ही सेज दैट अकॉर्डिंग टू हेगल द ट्रू फॉर्म इन विच ट्रूथ एग्जिस्ट इट मस्ट बी, इट कैन ओनली बी द साइंटिफिक सिस्टम ऑफ इट. Truth consists in a network of logically related concepts, and it can only be grasped accurately and completely through a philosophical mode of thought, which is rigorously rational and logical and systematic as well. तो जो truth है, जो essential nature of things है, वो logically, rationally और systematic तरीके से समझा जा सकता है. Truth finds the element of its existence only in the concept, which was also called Begriff or system of reason by Hegel. The essential nature of reality is the Begriff. Truth can only be grasped through the mode of thought which is conceptual and rational. So truth को जो है हम philosophical mode of thought से ही जान सकते हैं, conceptually और logically जान सकते हैं, उसको grasp कर सकते हैं. मतलब essential nature of reality को ऐसे ही समझा जा सकता है. लेकिन ह्यूम और कांत ये चीज़ रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए और इसके लिए हेगल उन्हें क्रिटिसाइज भी करते हैं. ह्यूम और कांत नहीं देख पाए कि बेसिक टास्क जो है फिलॉसफी का वो इस ट्रुथ को कॉन्सेप्चुअली और सिस्टमैटिक थॉट के जरिए समझना है, और फिलॉसफी के लिए करना बिल्कुल संभव है. रोमांटिक्स जो है उनके खिलाफ भी हेगल ने बहुत कुछ बोला है. हेगल कहते हैं कि रोमांटिक्स ये बिलीव करते हैं कि जो अल्टीमेट और ट्रू नेचर है रियलिटी की वो एप्रीहेंड हो सकती है केवल थ्रू सम सॉर्ट ऑफ इंट्यूशन और फीलिंग, कि इंट्यूशन और फीलिंग के जरिए ही ट्रुथ तक पहुंचा जा सकता है. रोमांटिक्स के अनुसार, रोमांटिक्स में मानने वाले ऐसा बिलीव करते हैं. उनके अनुसार केवल एनालिटिकल, एम्पेरिकल और क्रिटिकल थॉट से जो ट्रू अल्टीमेट नेचर है रियलिटी की इसको रिवील नहीं किया जा सकता. और हेगल के अनुसार रोमांटिक्स के इसी नोशन की वजह से वो इस इरोनियस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि रैशनल के अलावा कुछ ऐसी चीज हो सकती है जो ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी को रिवील कर सके. मतलब उनके अनुसार रैशनल जो है ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी को रिवील नहीं कर सकता रोमांटिक्स के अनुसार. लेकिन हेगल रोमांटिसिज्म के इस स्टैंड के खिलाफ जाते हैं. वो कहते हैं कि ह्यूमन रेस को इतने वर्ष लग गए इस मिथिकल थिंकिंग से ऊपर उठने में अबाउट रियलिटी एंड टू डेवलप द एबिलिटी टू थिंक एनालिटिकली, कि इस मिथिकल थिंकिंग से एनालिटिक थिंकिंग तक पहुंचने में बहुत वर्ष लगे हैं, बहुत समय लगा है ह्यूमन को. और रोमांटिसिज्म इस एनालिटिकल थिंकिंग की स्टेज को सरपास करने की बजाय, इसको और इसके आगे निकलने की बजाय, इसको रिकॉग्नाइज करने की बजाय और उल्टा इसको नेगेट कर रहे हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप वो और भी पीछे की तरफ और प्रिमिटिव थिंकिंग की तरफ जा रहे हैं. और जो भी हमने पाया है इस थिंकिंग के डेवलपमेंट में उसको खोने का रिस्क ले रहे हैं रोमांटिसिज्म वाले. हेगल की नज़रों में कांत खुद इसके लिए उत्तरदायी है जो ये आज रोमांटिसिज्म का स्टैंड है, क्योंकि कांत ही ये सजेस्ट करते हैं कि फेथ, केवल फेथ ही वहां पहुंच सकता है जहां अंडरस्टैंडिंग नहीं पहुंच सकती. जैसा कि उन्होंने बोला भी है, फेथ एंड फेथ अलोन कुड पेनिट्रेट वेयर द अंडरस्टैंडिंग कुड नॉट गो. ये कांत की ही स्टेटमेंट है जब वो कहते हैं कि I have found it necessary to deny knowledge in order to make room for faith. तो यहाँ पर फेथ को बढ़ावा दे रहे हैं वो, जो कि एनालिटिकल थिंकिंग पर बिल्कुल बेस्ड नहीं है. ये तो इंट्यूशन की तरफ इशारा कर रहा है, और भी तो इंट्यूशन को बढ़ावा कांत ही दे रहे हैं यहाँ पे. इसके अलावा हेगल आल्सो क्रिटिसाइज्ड हिज इमीडिएट प्रीडिसेसर्स एंड कंटेम्परेरीज, जैसे कि सेलिंग को भी क्रिटिसाइज करते हैं फॉर हिज स्पेकुलेटिव फिलॉसफी, जिसमें उनकी जो एब्सोल्यूट को लेकर धारणा है, कंसेप्शन है, वो sort of substantial है. लेकिन हेगल के अनुसार we don't comprehend true not merely as substance but just as much as subject.
एब्सोल्यूट जो है वो दोनों है, सब्सटेंस भी और सब्जेक्ट भी। हेगल स्पिनोजा की जो धारणा है एब्सोल्यूट को लेकर कि वो केवल सब्सटेंस है एब्सोल्यूट, और फिक्टे की जो धारणा है कि एब्सोल्यूट जो है ये खाली सब्जेक्ट है, तो दोनों को ही ये रिजेक्ट करते हैं हेगल, क्योंकि उनके अनुसार एब्सोल्यूट जो है वो सब्सटेंस भी है और सब्जेक्ट भी है। इसका जो सब्सटेंशियल एस्पेक्ट है इसमें कॉन्सेप्ट आता है जिसको बेग्रिफ और सिस्टम ऑफ रीजन भी बोलते हैं, और ये स्टैटिक है और डिटर्मिनेट नेचर रखता है। और जबकि जो सब्जेक्ट एस्पेक्ट है उसको देखें तो उसमें डायनामिक नेचर है, सेल्फ रियलाइजिंग इम्पल्स देखने को मिलती है, एक्टिव है, और इसी में जो सिस्टम ऑफ रीजन है वो अनफोल्ड होता है और एग्जिस्टिंग कॉन्शियसनेस भी यहीं पे इमर्ज होती है। हेगल के अनुसार बहुत सारे फिलोसफर जो है इस चीज को रियलाइज भी कर लेते हैं कि जो एब्सोल्यूट है उसमें दोनों आते हैं, सब्सटेंस भी और सब्जेक्ट भी, लेकिन फिर भी वो उसके एलिमेंट्स की नेचर को नहीं समझ पाते कि कैसे वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो इस चीज को एडिक्वेटली नहीं समझ पाते। According to Hegel, only when absolute is for itself what it is in itself, and so is in and for itself, then it is fully actual. क्या मतलब है इसका? मतलब एब्सोल्यूट जब खुद के लिए होता है, जो वो खुद में है, तभी वो फुली एक्चुअलाइज्ड हो पाता है एब्सोल्यूट। ये कहने से हेगल का मतलब है कि जितना इसेंस खुद में इसेंशियल है उतनी ही उसकी जो फॉर्म है वो भी इसेंशियल है। फॉर्म इज नॉट लेस इसेंशियल देन द इसेंस इटसेल्फ। सो इसेंस को इसेंस देखना पर्याप्त नहीं है, उसकी फॉर्म को भी कॉम्प्रिहेंड करना जरूरी है अलोंग विद द इसेंस। और इसीलिए हेगल कहते हैं कि एब्सोल्यूट एक्चुअलिटी में प्रेजेंट नहीं होता इन फिलोसॉफिक लॉजिक, उसमें इसका केवल स्केलेटन मात्र दिखाई देता है, केवल इसेंस होता है। इसकी जो एक्चुअलिटी है हमें फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट में ही देखने को मिलती है एब्सोल्यूट की। Hegel says that result is same as the beginning, the actual is same as the begriff or the concept, but there is a difference between the actual and its concept at the existential level. At the beginning, nothing exists. The concept merely by itself is nothing real at all. Whereas the result does exist, the actual is something real, something having the form of existence. अब रिचर्ड शॉर्ट डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए स्पिरिट का कॉन्सेप्ट लाते हैं। वो कहते हैं कि एब्सोल्यूट में जो है दोनों की कैरेक्टरिस्टिक है, सब्सटेंस की भी सब्जेक्ट की भी, तो क्यों ना हम इसको स्पिरिट बोल दें। तो इसलिए वो अब एब्सोल्यूट को स्पिरिट कह के बोलते हैं, और वो कहते हैं कि स्पिरिट में दोनों है, सब्जेक्ट भी है और सब्सटेंस भी है। इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं। मतलब ये उन ग्रामेटिकल सेंटेंसेस की तरह हो गया जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, और दोनों ही आइडेंटिकल है एक दूसरे से, लेकिन फिर भी डिफरेंट है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच आइडेंटिटी है वो उनके बीच डिफरेंसेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं है, बल्कि उनकी जो यूनिटी है वो एक हार्मनी के रूप में इमर्ज हो रही है। सब्जेक्ट और सब्सटेंस दोनों ही स्पिरिट है, लेकिन एक में इसेंशियल स्ट्रक्चर आते हैं तो दूसरे में वो फॉर्म आती है जिसमें ये इसेंशियल स्ट्रक्चर्स एक्चुअलाइज हो सके। तो इसी चीज को अब दूसरे तरीके से प्रेजेंट करते हैं हेगल, स्पिरिट इन इटसेल्फ एंड स्पिरिट फॉर इटसेल्फ कह के। स्पिरिट फॉर इटसेल्फ फॉर्म को दिखा रहा है और स्पिरिट इन इटसेल्फ इसेंस को दिखा रहा है। तो एग्जिस्टेंस जो है केवल स्पिरिट इन इटसेल्फ एंड स्पिरिट फॉर इटसेल्फ नहीं है, बल्कि स्पिरिट इन एंड फॉर इटसेल्फ है। मतलब फॉर्म एंड इसेंस दोनों है, सब्जेक्ट एंड सब्सटेंस दोनों है, और यही जो है स्पिरिट सेल्फ रियलाइजेशन का एंड पॉइंट भी है, जहां पर कॉन्शियसनेस इस चीज को रिकॉग्नाइज कर पाती है। हेगल के अनुसार एब्सोल्यूट नॉलेज के लिए सेल्फ सर्टेनिटी जरूरी है। सेल्फ सर्टेनिटी मतलब कॉन्शियसनेस सर्टेन है अपने आप को लेकर, कॉन्शियसनेस बिकमिंग सर्टेन फॉर इटसेल्फ। हेगल कहते हैं कि इस एब्सोल्यूट और हाईएस्ट नॉलेज को पाने के लिए कोई एक रॉयल रोड नहीं है, इंडिविजुअल को खुद ही ये रास्ता तय करना पड़ता है, उसके लिए खुद वर्क करना पड़ता है, खुद जो है ये यात्रा तय करनी पड़ती है, जिसमें जहाँ पर बहुत सारी स्टेजेस आती है बीच में, जहाँ पर उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है अपने आप में। अब हेगल जो है जिक्र करते हैं निगेशन मेथड का, कि निगेशन मेथड से डायलेक्टिकली कैसे हम उस एब्सोल्यूट नॉलेज तक पहुंच सकते हैं, बाय क्रॉसिंग वन कॉन्शियसनेस लेवल टू अनदर। ह्यूमन जो है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की एक स्टेज से दूसरी हायर स्टेज की तरफ जाता है, और कैसे जाता है, निगेशन की हेल्प से। वो जो दो सक्सेसिव स्टेजेस है उनके बीच में कॉन्ट्रडिक्शन होता है तो उसको निगेट करते हुए जाता है, और स्पिरिट जंप करती है टू द नेक्स्ट हायर लेवल, लीविंग बिहाइंड द कॉन्ट्रडिक्शंस एंड इनएडुकेसीज ऑफ द प्रीवियस स्टेजेस। लेकिन ये जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर, ये डायलेक्टिकली होता है।
जिसमें हर एक स्टेज अपनी पहली वाली स्टेज से रिलेटेड रहती है। तो अब पहले ये भी देख लेते हैं डायलेक्टिकल मेथड क्या है हेगल का। तो हेगल 3 टर्म यूज करते हैं अपने डायलेक्टिकल मेथड में। पहली है मोमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दूसरी है नेगेटिव रैशनल और तीसरी है पॉजिटिव रैशनल। और इन्हीं तीनों को थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें क्या होता है कॉन्ट्रडिक्शंस की हेल्प से अल्टीमेट ट्रुथ तक पहुंचा जाता है। जैसे कि अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं तो थीसिस में मैं ले लेता हूं मोनार्की को। तो मोनार्की के कॉन्ट्रडिक्शन में आएगा डेमोक्रेसी, और इन दोनों का सिंथेसिस क्या होगा जिसमें ये दोनों के फीचर्स आ जाएं, मोनार्की के भी डेमोक्रेसी के भी। तो सिंथेसिस होगा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो हेगल कहते हैं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी इसी तरीके से वर्क करता है, इसी तरीके से आगे बढ़ता है। हायर स्टेज होती है उसमें जो पहली वाली स्टेज के फीचर्स है वो भी होते हैं। इसके लिए हेगल फ्लोवर और बर्ड का एग्जाम्पल भी देते हैं। जैसे कि फ्लोवर अपने बर्ड को सुपरसीड करता है, लेकिन वो उस बर्ड को इंटायरली डिस्कार्ड नहीं करता है, उसके अंदर वो फीचर्स होते हैं उस बर्ड के। उसी तरीके से ट्रुथ भी है, वो डायलेक्टिकली डेवलप होता है। अर्लियर स्टेजेस जो हैं वो प्रिजर्व रहती हैं, वो ट्रांसेंड करती हैं। लेटर स्टेजेस में वो इंटायरली डिस्कार्ड नहीं होती। तो यही सब है हेगल के डायलेक्टिकल मेथड में। उम्मीद आप समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल और मैथमेटिकल ट्रुथ्स की, कि कैसे फिलोसॉफिकल ट्रुथ्स एंड नॉलेज डिफरेंट है हिस्टोरिकल और मैथमेटिकल ट्रुथ्स एंड नॉलेज से। हेगल के अनुसार हिस्ट्री और जो मैथमेटिक्स है वो डील करते हैं एक्सीडेंटल और इसेंशियल फीचर्स से, जैसे कि मैग्नीट्यूड, क्वांटिटी और अरेंजमेंट, एंड दे आर पर्टिकुलर इन देयर स्पेसिफिक डिटेल। While philosophy, on the other hand, concerned precisely with the senses, basic qualitative features of things it is concerned with, rather than accidental, quantitative and merely particular features. So we can say philosophical truth and knowledge are more profound and significant than sort of truth and knowledge which may be attained in history and mathematics. Moreover, Hegel talked on the concept of God as well. He implies that God is nothing other than spirit knowing itself as spirit, कि spirit को पता है कि वो spirit है, यही God है। God's nature is nothing other than the begriff, the concept. Concept के अलावा God की कोई nature नहीं है। God's life is nothing other than existing consciousness which develops from the simplest forms of consciousness to its highest form, that is absolute knowledge. Concluding remarks में रिचर्ड सोट कहते हैं कि जो स्पिरिट है हेगल के अनुसार वो कॉन्शियसनेस में, फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस में एग्जिस्ट करती है। एंड कॉन्शियसनेस कंटेन्स 2 एलिमेंट्स, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज कॉन्शियसनेस ऑफ समथिंग, इट ऑलवेज हैज सम ऑब्जेक्ट बिफोर इट, some sort of thought process or thinking activity is always there in the object. Spirit develops and realizes itself through the interaction of conscious activity and the objects, passing from simpler forms of consciousness to higher forms of consciousness. So this is it. This was the simplified version of the commentary on the preface to Hegel's Phenomenology of Spirit by Richard Sort. उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल फॉर फर्दर वीडियोस। थैंक यू, गुड नाइट।